हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज है क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन। आज हम ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ेंगे। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ क्लास 9th। आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर ग्रेविटेशन। तो स्टूडेंट्स, साइंटिफिक रेवोल्यूशन के हजारों सालों पहले से इंसान ये सोचता आ रहा है कि ये हेवनली बॉडीज काम कैसे करती हैं। मतलब लोग चंद्रमा को देख के, सितारों को देख के बहुत ज्यादा अचंभित या अमेज्ड महसूस करते थे कि ये चांद सितारे आते कहां से हैं, सन रोज आता है, कहां चला जाता है, कैसे काम करता है, इनके बारे में किसी को ज्यादा पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे इंसान की नॉलेज बढ़ती चलेगी तो लोगों ने इन हेवनली बॉडीज के लिए मॉडल दिए। सबसे पहला जो मॉडल आया, रजिस्टर्ड मॉडल, वो आया इस फिलोसोफर के द्वारा जिसका नाम है टॉलमी। टॉलमी ने सबसे पहले हेवनली बॉडीज की वर्किंग को दिखाते हुए एक मॉडल दिया। इस मॉडल का नाम था जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल का मतलब यह था कि इसमें अर्थ को सेंटर में दिखाया गया था और यह कहा गया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे अर्थ के आसपास चक्कर लगाते हैं। तो इस मॉडल का क्या नाम था? जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल को देख के टॉलमी ने बहुत ज्यादा इज्जत बटोरी और काफी सालों तक इसने साइंटिफिक कम्युनिटी पर राज किया। लेकिन राज तब तक ही चला जब तक एक ऐसा साइंटिस्ट नहीं आया जिसने पुरानी सारी धारणाओं को तोड़ के रख दिया। उस साइंटिस्ट का नाम था कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने आके अपना एक मॉडल दिया। उस मॉडल का नाम रखा गया था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। हीलियोसेंट्रिक मॉडल में सन को सेंटर में दिखाया गया था और यह कहा गया था कि जितने भी प्लैनेट्स हैं या हेवनली बॉडीज हैं वो सारी की सारी सन के आसपास चक्कर लगाती हैं। तो इसलिए नाम पड़ा था हीलियोसेंट्रिक मॉडल। धीरे धीरे एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और आगे बढ़ी और गैलीलियो गैलीले ने ग्रेविटी को लेकर बहुत जबरदस्त ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया था। इनकी बहुत सारी डिस्कवरीज हैं। लेकिन ग्रेविटेशन के मॉडल में या ग्रेविटी को लेके जिसको सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है ये महाराज सर आइजैक न्यूटन। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो लॉ दिया था हम वो समझते हैं एक्चुअली वो है क्या। तो न्यूटन ने ये कहा था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब न्यूटन का ये कहना था कि स्पेस में दो हेवनली बॉडीज, कोई भी स्पेस में दो हेवनली बॉडीज हो, वो एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं। वो फोर्स किसके बराबर होती है अब ये देखते हैं। ये देखो, जैसे ये सन और ये अर्थ और मून का सिस्टम है। तो मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और अर्थ मून को अपनी तरफ खींचती है विद एन अट्रैक्टिव फोर्स एफ। तो न्यूटन का ये कहना था कि ये फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट लगती है। लेकिन इतना ही नहीं, न्यूटन ने ये भी समझाया कि ये फोर्स किसके बराबर काम करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फॉर्मूला ये बना। अब हम एक छोटा सा मॉडल डिस्कस करते हैं। दो मेरे पास एक हेवनली बॉडीज हैं, एक का मास m1, एक का मास m2। इनके बीच में है डिस्टेंस r और ये दोनों एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। मतलब न्यूटन का ये कहना था कि जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये दोनों हेवनली बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर दो हेवनली बॉडीज का डिस्टेंस आप बढ़ा दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगी, अगर डिस्टेंस कम कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगी। है ना, समझ में आया? लेकिन ये तो समझ में आ गया। चलो F इज इक्वल टू m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ये G कहां से आया? G समझते हैं ये क्या चीज है। देखो पहले तो F इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा यूनिट न्यूटन में, है ना। ये G क्या चीज है? G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। काफी सारी वैल्यूज पुट करके इसकी वैल्यू निकाली गई थी, स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करके। और आज जो हमें स्टैंडर्ड वैल्यू पता है वो है G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। जो इसके ऐसा यूनिट है इसको आप याद रखना। G की वैल्यू ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। किसी भी दो हेवनली बॉडीज पे ये लग सकती है और लगती भी है और ये कभी भी चेंज नहीं होती। G के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाली बात यह है कि G इज इंडिपेंडेंट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज। G को बॉडीज के मास से कोई फर्क नहीं पड़ता। G को कितना बॉडीज का आपस का डिस्टेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता। G को नेचर ऑफ द मीडियम का है क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। और शेप और साइज बॉडीज क्या है ये फर्क नहीं पड़ता। और नेचर ऑफ बॉडीज क्या है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी भी बॉडी हो, कैसा भी डिस्टेंस हो, कैसा भी मास हो, कैसी शेप हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन। अब देखिए, जैसे ही एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज बढ़ी तो प्लैनेट्स को लेके रिसर्च होने लगी। लोग ये समझने लगे कि जो प्लैनेट्स हैं वो आसपास घूमते कैसे हैं, क्यों घूमते हैं, कैसे घूमते हैं, अगर घूम भी रहे हैं तो वो जो घूमने वाली रेडियस है क्या उसका पता लगाया जा सकता है, क्या प्लैनेट की स्पीड का पता लगाया जा सकता है। ऐसे कुछ मॉडल्स के ऊपर रिसर्च होने लगी। सबसे ज्यादा जो काम का मॉडल, या आप कह सकते हो सबसे बेहतरीन और कामयाब मॉडल जो सामने आया वो था जॉन केपलर का। जॉन केपलर इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे कि यहीं अर्थ पर बैठ के, एक रूम में बैठ के इन्होंने सारे प्लैनेट्स की जो ऑर्बिट थी या और भी बहुत सारी चीजें थी उनको यहीं पर बैठ के पता लगाया। ये था उनका जीनियस पॉइंट। तो आइए डिस्कस करते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। फर्स्ट लॉ क्या है? देखो, केपलर का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। याद रखना, यहां पे एलिप्टिकल ऑर्बिट वर्ड याद रखना, ठीक है। एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड विद द सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। ये फोकाई और ये एलिप्स कहां से आ गया, अभी समझते हैं। सन और अर्थ सिस्टम देखा आपने, ये देख रहे हो ना, एक सन है एक अर्थ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पुराने टाइम पे लोगों का ये मानना था कि जो अर्थ है या दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये मानना था पुराने लोगों का, ठीक है। लेकिन जॉन केपलर ने उनको गलत प्रूव कर दिया। जॉन केपलर का जो मॉडल था वो कुछ ऐसा था कि कोई भी प्लैनेट सन के आसपास सर्कुलर नहीं बल्कि एलिप्टिकल ऑर्बिट पे चक्कर लगाता है। मतलब कभी प्लैनेट सन के पास आ जाता है, कभी प्लैनेट सन से दूर चला जाता है। अब इस लॉ में सबसे जानने वाली बात यह है कि एलिप्स में या तो सन यहां पे होगा, है ना, जैसे यहां पे, या तो सन यहां होगा या जहां पे है वहां होगा। सन कभी भी सेंटर में नहीं होगा। तो या इस पोजीशन पे मिलेगा आपको सन या इस पोजीशन में मिलेगा, क्योंकि ये एलिप्स है। लेकिन सेंटर में कभी नहीं मिलेगा सन, क्योंकि अगर सन सेंटर में आ गया तो जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रूव किया था जॉन केपलर ने, इसलिए फर्स्ट लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बड़ा एक आप ऐसे कह सकते हो कि बड़ा हैरानी वाला लॉ है ना। क्या लॉ है? इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द प्लैनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे एक चीज इमेजिन करो, सपोज करो एक, जैसे ये प्लैनेट दिख रहा है आपको ग्रीन वाला, ये प्लैनेट अभी यहां पे पहुंच गया है ना, लेट इट बी 1, फिर यहां पे पहुंच गया, लेट इट बी 2, फिर पहुंच गया यहां पे, लेट इट बी 3, और फिर पहुंच गया यहां पे, लेट इट बी 4, ठीक है। अब 1 से लेके 2 तक जब ये गया तो आप सन से लेके यहां तक एक एरिया बनाओ, ऐसे बन गया एरिया। फिर ये 3 से लेके 4 तक गया, ये देखो चला गया, यहां पे एरिया बनाओ। अब आप देखो कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या आपस में इक्वल है? हालांकि ऊपर लिखा हुआ है ब्लू एरियाज आर इक्वल। देखो दिखने में लग तो नहीं रहे इक्वल, बट आपको जान के हैरानी होगी कि ये दोनों एरियाज बिल्कुल इक्वल हैं। मतलब आप ऐसे दो ऑपोजिट पोजीशंस पे कहीं भी एरिया ले सकते हो, आपको मिलेगा कि बोथ एरियाज आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी प्लैनेट जब सन के पास आता है, जैसे यहां पे, तो उसकी स्पीड तेज हो जाती है। जैसे वो सन के पास आएगा स्पीड तेज हो जाएगी, और जैसे वो सन से दूर जाएगा उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। अब धीरे धीरे जैसे ही सन की तरफ बढ़ेगा इसकी स्पीड बहुत तेज होती चली जाएगी। तो ये था सेकंड लॉ, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। समझ में आया? ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड लॉ। थर्ड लॉ बड़ा ही सिंपल सा लॉ है। थर्ड लॉ है टाइम पीरियड के बारे में, कि जो भी प्लैनेट सूरज के या सन के आसपास जो चक्कर लगाता है उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो फॉर्मूला के हिसाब से टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। ये डिस्टेंस कौन सा होगा? वैसे ये एवरेज डिस्टेंस है सेमी मेजर एक्सिस का। डायग्राम में आप देख ही रहे हो, सन और एस्टेरॉइड के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। एक्चुअली ये एक एवरेज डिस्टेंस है। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। वेरी सिंपल लॉ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। ये फ्री फॉल क्या होता है? देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है फ्री फॉल। आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग के ऊपर एक कैरेक्टर खड़ा है, ठीक है। अब ये कैरेक्टर बिल्डिंग से जंप लगाएगा, ये लगा दी जंप। अब हम इसको रास्ते में ही रोक लेते हैं, ठीक है। अब जब वैसे तो ये रास्ते में रुकेगा नहीं, फिजिकली तो इम्पॉसिबल है, बट स्टिल हमने इस बॉडी पे मान लो कोई ऑब्जर्वेशन करनी है, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमने सोच लिया कि हमने इसको रास्ते में रोक लिया। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि
इस वक्त एट दिस इंस्टेंट इस बॉडी पे कौन सी फोर्स काम कर रही है? तो क्या जवाब होगा? बड़ा सिंपल जवाब होगा, ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी के कारण यह बॉडी नीचे की तरफ आ रही है। और अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ये बॉडी अर्थ की तरफ आएगी इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। हमने पढ़ा है कि जैसे ही किसी बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती है तो बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट होती है। इसका मतलब ये बॉडी ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेट हो रही है। इसका मतलब इस बॉडी पे लगेगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नोन एज स्मॉल जी। तो फ्री फॉल क्या होती है? फ्री फॉल का मतलब ये है कि all objects falling towards earth under the action of gravitational force of earth alone are said to be in free fall। free fall motion उसी को माना जाएगा कि अगर कोई बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो सिर्फ उस बॉडी पे ग्रेविटी की फोर्स लगनी चाहिए और कोई फोर्स उस बॉडी पे नहीं लगनी चाहिए। इसको बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे ही बॉडी नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। जैसी वेलोसिटी बढ़ती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाती है। क्योंकि ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से होती है इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो G is the acceleration produced in a body in free fall due to gravitational force of earth on the body। ये अर्थ की वजह से एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही होती है। समझ में आया? अब एक और बड़ी चीज याद रखनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास। मतलब अगर 100 किलो की चीज नीचे गिरेगी या 10 किलो की चीज नीचे गिरी तो दोनों पे सेम जी लगेगी। समझ में आया? स्मॉल जी, दोनों पे सेम जी लगेगी। अब कितनी जी लगेगी ये डिस्कस करते हैं। नाउ रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो मेरे पास है एक बॉडी जिसको मैं मानूंगा अर्थ। ठीक है, अर्थ का रेडियस है r और एक बॉडी है जिसका मास है m। ये पॉइंट बॉडी है, इसका मास है m, इन दोनों में डिस्टेंस है r और अर्थ का मास है मेरे पास कैपिटल M। ठीक है, इतना समझ में आया? अब जैसे ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है? ये डायग्राम। बन गया डायग्राम? अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन। लेट मी टेक द पेन। ये पेन मिल गया। चलो, नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M विल बी Gmm by r स्क्वायर। इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। और इस बॉडी का क्योंकि m है और g नीचे है तो ये हो गया mg विच इज नोन एज f। तो f इज इक्वल टू mg इस बॉडी का। ठीक है, ये इस बॉडी का याद रखना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करोगे m कैंसिल हो जाएगा और g हमारे पास बचेगा Gm by r स्क्वायर। तो ये रिलेशनशिप प्रूव होता है स्मॉल g और कैपिटल G में। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल Gm अपॉन r स्क्वायर। यहीं से पता लगता है कि स्मॉल g डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द बॉडी। के कोई भी बॉडी है चाहे वो 100 किलो की है चाहे 1000 किलो की है, दोनों पे सेम जी लगेगी। पर सवाल ये है कितनी जी लगेगी, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। क्योंकि कैपिटल जी का फॉर्मूला हमें पता है 6.67 10 पर -11 और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें पता है 6.4 इंटू 10 पर 6। जैसे ही आप इस फॉर्मूले में ये दोनों वैल्यूज प्लग इन करोगे तो आपके पास जी आएगा, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब अर्थ की तरफ बढ़ती हुई हर बॉडी पे इतनी जी लगेगी या इतनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जी की ऑन एन एवरेज अर्थ पे वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? बड़ा ही आसान था। ओके, आगे चलते हैं। वेरिएशन इन जी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। देखो जी वैसे तो देखा जाए तो ऑन एन एवरेज अर्थ पे जी 9.8 ही होती है, लेकिन हर जगह जी 9.8 नहीं होती। ऐसा फिक्स नहीं है। पर ऐसा क्यों नहीं है? सबसे पहले इसके लिए इसके पीछे का फैक्ट जानते हैं। फैक्ट ये है कि एक्चुअली अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्जिंग फ्रॉम इक्वेटर। एक्चुअली जब अर्थ बनी थी तो अर्थ जब बन रही थी या बनी थी तब कुछ फोर्सेस के कारण पोल्स पे जो अर्थ होगी थोड़ी सी फ्लैट हो गई और इक्वेटर पे अर्थ थोड़ी सी बल्ज होगी, बाहर को निकल गई। उससे हुआ क्या कि इक्वेटर की तरफ अर्थ का रेडियस बढ़ गया लेकिन पोल्स की तरफ जो रेडियस था वो कम हो गया। अब हमें पता है कि स्मॉल जी इज Gm अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अब क्योंकि पोल्स पे, सबसे पहले पोल्स पे देखते हैं, ये है पोल्स। ठीक है, क्योंकि पोल्स के ऊपर ये देखो रेडियस, पोल्स का रेडियस कम है। अब रेडियस अगर कम है तो जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब पोल पे ग्रेविटी इज मैक्सिमम।
लेकिन अगर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा हो गया, ये देखो, अगर इक्वेटर पे रेडियस बढ़ गया तो जी विल बी लेस, इसका मतलब इक्वेटर पे जी इज मिनिमम। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे तो क्या होगा? एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स जी विल इंक्रीज एंड सो विल बी द वेट। तो वेट भी बढ़ेगा क्योंकि जी भी बढ़ेगी और वेट भी बढ़ेगा। अच्छा, उल्टा भी ट्रू है, अगर आप पोल से इक्वेटर की तरफ नीचे उतर आए तो ग्रेविटी कम हो जाएगी और इक्वेटर पे आके बिल्कुल ग्रेविटी मिनिमम मिलेगी आपको। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज मिनिमम एट द इक्वेटर। ठीक है, समझ में आया? ओके, नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखना। वैसे इसकी जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासेस में जाके करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लो, जी डिक्रीजेस विद हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आप अर्थ से ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस से जितना ऊपर जाते जाओगे, ग्रेविटी उतनी कम होती चली जाएगी। मतलब अगर कोई बॉडी अर्थ के सरफेस पे है और अर्थ से 5 किलोमीटर ऊपर है तो किसको ग्रेविटी कम महसूस होगी? 5 किलोमीटर वाली बॉडी को ग्रेविटी कम महसूस होगी। ठीक है, उस पर ग्रेविटी कम लगेगी। ऐसे ही अगर आप अर्थ के सरफेस के नीचे चले जाओ, इफ यू डिग अप द अर्थ, और आप अर्थ के नीचे चले जाओ तो जितनी डेप्थ आप कवर करते चले जाओगे उतनी ग्रेविटी कम होती चली जाएगी। अगर आप किसी तरीके से अर्थ के सेंटर पे पहुंच गए, वहां पे मिलेगी आपको ग्रेविटी जीरो। इसका मतलब वहां पे वेट भी जीरो मिलेगा आपको, वेटलेसनेस। ठीक है, समझ में आया? याद रखना, ऊपर जाते ग्रेविटी कम होगी, अर्थ के नीचे आओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, और बिल्कुल सेंटर पे पहुंच जाओगे तो ग्रेविटी विल बी जीरो। लेट्स मूव अहेड। मास वर्सेस वेट। मास और वेट में फर्क क्या होता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, अर्थ पे कोई भी चीज आप रखो तो उसका mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब मैं इसी चीज को, ये वाली चीज को, कुछ भी है ये मान लो, यहां रख देता हूं। अब ये तो डाउनवर्ड एक्ट कर नहीं रहा, ये तो अपवर्ड एक्ट कर रहा है। देखो, ये अपवर्ड डाउनवर्ड का सिस्टम नहीं है, कहने को डाउनवर्ड है वो टेक्निकली रॉन्ग है। हमें ये कहना चाहिए कि अर्थ पे रखी किसी भी चीज का मास या वेट विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप यहां पे रख दोगे तो भी सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां पे रख दोगे तो भी सेंटर ऑफ द अर्थ। जहां मर्जी आप किसी भी चीज को रखोगे तो उसका वेट हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही लगेगा, विच विल बी इक्वल टू mg। इसलिए किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो mg होता है ना। वेट होता क्या है? अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसी फोर्स को बोलते हैं वेट। एंड अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। ठीक है, समझ में आया? इसलिए W इज इक्वल टू mg। W इज वेट मास टाइम्स ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आया? तो इसको वेट बोलते हैं। बड़े ही ब्रीफ में समझ लेते हैं व्हाट इज मास। मास इज सिंपल मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। कितना मैटर है बॉडी में, ऐसा यूनिट होता है kg। ठीक है, मास इज इन kg। वेट क्या होता है? द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द अदर बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ये वेट होता है। वेट का जो यूनिट्स होते हैं वो क्या होते हैं? न्यूटन। इसीलिए वेट इज ए फोर्स। ठीक है, वेट एक फोर्स होती है और मास तो मास होता ही है। खैर, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो, जनरल, अगर हम जनरल बॉडी की बात करें, मतलब सिंपल अपनी जो आम दुनिया हम देखते हैं, अगर उसकी बात करें तो वहां पे तो मास कांस्टेंट है। कुछ केसेस में मास बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम करता है, बट हम उन केसेस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन वेट चेंजेस अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। जहां ग्रेविटी बढ़ गई वेट बढ़ गया, जहां ग्रेविटी कम हुई वेट भी कम हो गया। ठीक है, मास कभी जीरो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेट जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी है। वेट नेगेटिव ये कैसे हो सकता है? एक्चुअली ड्रामेटिकली देखा जाए तो वेट ऐसे नेगेटिव नहीं होता। एक्चुअली किसी रेफरेंस पॉइंट को लेके अगर आप देखो तो वेट कैन बी नेगेटिव, बट उस नेगेटिव का आप ऐसे कह लो कि प्रैक्टिकल तौर पे उसका कोई यूज नहीं है। इट जस्ट ए साइन के रेफरेंस पॉइंट से वो नीचे चला गया। ठीक है, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। मास एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन होती है ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, समझ में आया? ओके, हाउ टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। मून पे कैसे पता करें कि किसी ऑब्जेक्ट का वेट कितना है? सपोज करो आप 100 न्यूटन के वेट की कोई चीज, 100 न्यूटन जो अर्थ पे 100 न्यूटन वे कर रहा है, वो कोई भी आप ऐसा ऑब्जेक्ट अगर मून पे ले जाओ तो वहां पे उसका कितना वेट होगा? क्या बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा या सेम रहेगा? चलिए देखते हैं कैसे। बड़ी ही इजी डेरिवेशन है, बहुत इजी है। देखो स्टार्ट कैसे करोगे। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले आप ये देखो कि अर्थ पे उसका वेट कितना होगा।
mg होगा, w इज इक्वल टू mg। g के हिसाब से होगा gm अपॉन r स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, m इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, सिंपल है, gm अपॉन r स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ge इन इक्वेशन 1। अब ge की वैल्यू को यहां पुट कर दो, जैसे अब यहां पुट करोगे आपको मिलेगा ये वाली इक्वेशन, w इज इक्वल टू m टाइम्स gme अपॉन r स्क्वायर। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब क्योंकि अर्थ के लिए मिल गई, देखो ये अर्थ के लिए मिल गई, अब मून के लिए बिल्कुल सेम, क्या करना है, ई की जगह एम यूज कर लो बस। ये एम तो वही बॉडी है, जी तो वही जी है, एम ई की जगह यूज करो एम एम मास ऑफ मून, और आर ई की जगह यूज करो रेडियस ऑफ द मून। ठीक है, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं। देखो अब नाउ डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2, दिखा देता हूं एक बार। डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2 मतलब 3 को ऊपर रखो, 2 को नीचे ले आओ, ये सारी इक्वेशन को इसके नीचे ले आओ। ये बन जाएगा डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, एम एम अपॉन एम ई, आर ई अपॉन आर एम इज होल स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून। अब मास ऑफ अर्थ इतना है, देखो ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मास ऑफ मून इतना है, रेडियस ऑफ अर्थ इतना है, रेडियस ऑफ मून इतना है। सारी वैल्यूज जब आप इस इक्वेशन पे पुट करोगे तो आपको मिलेगा एक रिलेशनशिप Wm इज इक्वल टू WE बाय 6। इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ मून इज 1/6 ऑफ द वेट ऑन अर्थ। मतलब अगर कोई बॉडी, मान लीजिए अगर कोई बॉडी 16 न्यूटन वे कर रही है अर्थ पे, तो उसका मून पे कितना वेट होगा हमें पता है, 1/6 होता है। तो 16 न्यूटन को 1/6 करो तो मून पे कोई भी चीज 10 न्यूटन की रह जाएगी। सिंपल शब्दों में समझते हैं, कोई भी चीज जो अर्थ पे जितना भी वे कर रही है उसका 1/6 ही वो मून पे वे करेगी। और सिंपल शब्दों में अगर कोई चीज अर्थ से मून पे चली जाएगी तो मून पे जाके वो हल्की हो जाएगी, क्योंकि मून की ग्रेविटी 6 गुना कम है अर्थ से। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से ये जो इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, आपको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आपको समझ में भी आया होगा। कोई चीज आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो लेके जल्द मिलते हैं। गुड बाय।